19वीं सदी एक ऐसा दौर जिसकी शुरुआत में सर हम्फ्री डेवी और माइकल फैराडे के बीच मतभेद पैदा हुए और इसी सदी के अंत में दो और जीनियस के बीच एक जंग का आगाज हुआ। ये दोनों जीनियस थे थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला। दोनों ही इतिहास के कुछ सबसे महान इन्वेंटर्स में गिने जाते हैं, जिनके इन्वेंशंस ने ही सही मायनों में हमें टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया था। दोस्तों, इनके बीच छिड़े इस युद्ध के कारण ही इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जिसे आज हम करंट वॉर के नाम से जानते हैं। वॉर ऑफ जीनियस के इस एपिसोड में हम इसी हिस्टोरिकल राइवलरी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे खुद को सही साबित करने की उस होड़ ने हमें एक उन्नत सभ्यता में तब्दील कर दिया। तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, टेस्ला बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वह कैलकुलस की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया करते थे, जिससे उनके टीचर्स को लगता था कि वह चीटिंग करते हैं। स्कूलिंग पूरी करने के बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। शुरुआती वर्षों में टेस्ला अपनी स्टडीज में इतने खो जाते थे कि कई बार उनके प्रोफेसर्स ने उनके पिता को चिट्ठियां लिखी, जिनमें उन्होंने टेस्ला के ओवरवर्किंग नेचर को लेकर चिंता जताई थी और लिखा था कि वह इसके कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। मगर अपने फाइनल ईयर के दौरान ही टेस्ला जुआ खेलने लगे, जिससे उनका परफॉर्मेंस लगातार गिरने लगा। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि वे अपनी ट्यूशन की फीस भी जुए में हार चुके थे। अपने खराब प्रदर्शन और पैसों की कमी के कारण वर्ष 1878 में अपने फाइनल ईयर में ही वह यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गए। दूसरी तरफ इस समय तक थॉमस अल्वा एडिसन एक वर्ल्ड फेमस इन्वेंटर के रूप में जाने जाते थे। फोनोग्राफ के आविष्कार ने उनकी प्रसिद्धि को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। इसके एक वर्ष के बाद 1879 में एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब को इजाद किया। दोस्तों, वैसे तो कई इन्वेंटर्स पहले ही इलेक्ट्रिक बल्ब बना चुके थे, मगर वह एक एक्सपेरिमेंट स्टेज तक ही कामयाब हो सके थे, जहां कुछ सेकंड तक जलकर ये बल्ब खराब हो जाते थे। मगर एडिसन द्वारा इन्वेंट किया गया कार्बन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब एक एफिशिएंट और लंबे समय तक बिना किसी खराबी के जलने वाला बल्ब था। इसीलिए एडिसन को ही इलेक्ट्रिक बल्ब का जनक माना जाता है। उस समय एडिसन एक फेमस इन्वेंटर होने के साथ साथ मजे हुए बिजनेसमैन भी थे, और वह जानते थे कि लोगों के घरों से पुराने गैस लैंप्स को इलेक्ट्रिक बल्ब से रिप्लेस करने के लिए उन्हें एक बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री को खड़ा करना होगा, क्योंकि उस समय घरों में सॉकेट, प्लग या वायरिंग जैसा कोई सिस्टम ही वजूद में नहीं था। इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के आइडिया को अपने इन्वेंटर्स के सामने रखा, जो कि डायरेक्ट करंट पर बेस्ड था। यहाँ वह इन्वेस्टर्स को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि डायरेक्ट करंट ही फ्यूचर में हाउस होल्ड लाइटिंग को इंश्योर करेगा, जिससे काफी लोगों ने उनके इस आइडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। इसी के तहत दुनिया का पहला कॉमर्शियल पावर स्टेशन पर्ल स्ट्रीट स्टेशन 1882 को बनकर तैयार हो गया, जो कि डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट पर आधारित था। अगले 2 वर्षों में ही एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी ने अलग अलग जगहों पर 18 पावर स्टेशन बना डाले, लेकिन डायरेक्ट करंट का ट्रांसमिशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था और साथ में हैवी एनर्जी लॉस के कारण वे पावर स्टेशन से सिर्फ आधा मील की दूरी तक ही इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंट तरीके से ट्रांसमिट कर सकते थे। और ये एडिसन के डीसी बेस्ड ट्रांसमिशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन अकेले नहीं थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जुटे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया में अपनी स्टडीज के दौरान ही टेस्ला एक बड़े ही रेडिकल आइडिया पर काम करने में लगे थे। दोस्तों, उस समय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का ट्रेडिशनल तरीका डायरेक्ट करंट ही था। हालांकि सभी जानते थे कि एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जैसी कोई चीज भी वजूद में है, मगर उस समय वोल्टेजेस को लेकर हमारी समझ काफी सीमित थी और हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट काफी खतरनाक होता है। इसीलिए उस समय अल्टरनेटिंग करंट को यूज करना काफी डेंजरस समझा जाता था। लेकिन टेस्ला अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट से बेहतर मानते थे। उनका मानना था कि अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने का एक एफिशिएंट तरीका है, और फ्यूचर में इसके स्कोप को देखते हुए टेस्ला अपने खुद के द्वारा डिजाइन की गई अल्टरनेटिंग करंट मोटर को डेवलप करने में जुटे थे। दोस्तों, वह इसमें कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन अपने इस इन्वेंशन को और इम्प्रूव करने के लिए उन्हें अमेरिका आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के एक जीनियस थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में काफी कुछ सुन रखा था।
और आखिरकार वह समय आया जब ये दोनों जीनियस पहली बार मिले। वर्ष 1884 थॉमस एडिसन मैनहट्टन में अपने हेडक्वार्टर में मौजूद थे और वही टेस्ला उनसे पहली बार मिले। टेस्ला ने एडिसन से उनकी लैब में नौकरी देने का आग्रह किया, लेकिन एडिसन ने टेस्ला को एक टास्क दिया और कहा कि अगर वह इस काम को पूरा कर लेते हैं तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। दोस्तों, एडिसन ने टेस्ला को बड़ा ही डिफिकल्ट काम दिया था, जिसमें टेस्ला को समुद्री जहाज पर इंस्टॉल किए गए एक जनरेटर को ठीक करना था। ये अपनी तरह का एक पहला और अनोखा जनरेटर था जिसे एडिसन के बाकी के इंजीनियर्स भी ठीक नहीं कर पा रहे थे, मगर टेस्ला ने इसे आसानी से ठीक कर दिया। इससे एडिसन काफी ज्यादा प्रभावित हुए और टेस्ला को एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब ऑफर कर दी। अब टेस्ला भी एडिसन के बाकी एम्प्लॉइज की तरह काम करने लगे। लेकिन एक दिन टेस्ला ने एडिसन से अकेले में मिलने का समय मांगा, जहां उन्होंने अपने द्वारा इन्वेंट की गई पहली अल्टरनेटिंग करंट मोटर को दिखाया और एडिसन को अल्टरनेटिंग करंट को लेकर अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। टेस्ला की बातें सुनकर एडिसन काफी गुस्सा हो गए, क्योंकि वह वर्षों से डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन पर काम कर रहे थे और अब टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट से बेहतर बता रहे थे। इसलिए गुस्से में आकर एडिसन ने टेस्ला को सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने को कहा और कहा कि वह इतने ही अक्लमंद हैं तो उनके सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करें और उनके डीसी जनरेटर्स में आ रही परेशानियों को दूर करके इनका एक इम्प्रूव मॉडल बनाएं। और अगर वह ऐसा कर लेते हैं तो एडिसन उन्हें $50,000 का इनाम देंगे। इतना सुनने के बाद टेस्ला वहां से चले गए और प्री इंस्टॉल्ड डीसी जनरेटर्स को इम्प्रूव करने में लग गए, जहां उन्होंने इन जनरेटर्स की कई खामियों को दूर किया और एक इम्प्रूव और एफिशिएंट डिजाइन लेकर एडिसन के पास पहुंचे और अपने इनाम के बारे में पूछा। लेकिन एडिसन ने हंसते हुए कहा कि वह तो मजाक कर रहे थे और तुम निश्चित ही हम अमेरिकन के मजाक को नहीं समझते। थॉमस एडिसन की इस बात से टेस्ला को काफी बुरा लगा और वह उसी समय एडिसन की कंपनी को छोड़कर चले गए। दोस्तों, इस समय तक पूरा न्यूयॉर्क डायरेक्ट करंट की पावर सप्लाई से जगमगा रहा था और एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी की ग्रोथ में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे एडिसन अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। वहीं दूसरी ओर टेस्ला बेरोजगार हो चुके थे, इसलिए उन्होंने एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी के अंडरग्राउंड वायरिंग प्रोजेक्ट में खुदाई का काम भी किया। इसी दौरान उन्हें किसी ने अल्टरनेटिंग करंट पर बातें करते हुए सुना। टेस्ला जिस तरह से अल्टरनेटिंग करंट के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, उससे वह टेस्ला से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें उस समय के कुछ उद्योगपतियों से मिलवाया। टेस्ला उन लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि किन किन वजहों से अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से कई गुना बेहतर है, जिसके चलते टेस्ला को अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए फंडिंग मिलना शुरू हो गई। इसके बाद ही टेस्ला ने 1887 में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन के पास ही अपनी लैब को तैयार किया, जिसे उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन का नाम दिया। दोस्तों, यही से इन दोनों महारथियों के बीच युद्ध का ऐलान हो गया, जिसने आगे चलकर काफी घिनौना रूप ले लिया था। 1888 आते आते एडिसन का डायरेक्ट करंट सिस्टम भारी डिमांड के चलते बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था। डायरेक्ट करंट में काफी लिमिटेशंस होने के बावजूद एडिसन अपने आइडिया को किसी भी हालत में त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम को डेवलप करने के बाद अब बारी थी उसे बेचने की। इसके लिए टेस्ला जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से मिले। वेस्टिंगहाउस उस समय अमेरिका के कुछ सबसे अमीर लोगों में शामिल थे, जिनके कई तरह के बिजनेसेस में हाथ था। टेस्ला ने अपनी अल्टरनेटिंग करंट मोटर के जरिए उन्हें यह दिखाया कि अल्टरनेटिंग करंट का यूज सिर्फ घरों को रोशनी से जगमगाने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की मशीन को चलाने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट से किसी मोटर को चला लेते हैं तो यह वह बेसिक डिवाइस है जिसकी रोटरी मोशन को हम किसी भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही अल्टरनेटिंग करंट को आप हजारों मील दूरी तक बिना ज़्यादा पावर लॉस के ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। टेस्ला की इन फ्यूचरिस्टिक बातों को सुनकर वेस्टिंगहाउस काफ़ी इंप्रेस हुए और उन्होंने टेस्ला के इस मॉडल को पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देने का फैसला किया। लेकिन अब टेस्ला एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे। दोस्तों, टेस्ला जानते थे कि फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत होगी और हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को ज़्यादा दूरी तक ट्रांसमिट करना काफ़ी डेंजरस होता है। मगर उनकी इस समस्या का समाधान दुनिया के एक दूसरे कोने में ढूंढ लिया गया था। वर्ष 1885 में ही 3 हंगेरियन वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले एसी ट्रांसफार्मर को सक्सेसफुली टेस्ट किया और उनकी इस खोज ने टेस्ला की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर की मदद से अब वह वोल्टेजेस को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते थे, जिससे अल्टरनेटिंग करंट इंडस्ट्री की राह का आखिरी रोड़ा भी हट चुका था और अब टेस्ला पूरी दुनिया में छाने के लिए तैयार थे।
दोस्तों उस समय टेस्ला और अल्टरनेटिंग करंट को लेकर न्यूज़पेपर में खूब हेडलाइंस छप रही थी और अल्टरनेटिंग करंट को ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर बताया जा रहा था। वही एडिसन इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे और पलटवार को तैयार थे। इसके लिए एडिसन ने बड़ा ही घिनौना और क्रूर तरीका चुना। उन्होंने कई इंटरव्यूज और सेमिनार होस्ट किए जिनमें उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को काफी खतरनाक बताया और जानवरों को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट के शॉक दिए जिससे वह मर गए। ये सब उन्होंने पब्लिकली सबके सामने किया जिससे लोगों में अल्टरनेटिंग करंट को लेकर काफी डर फैल गया। जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वह रुके नहीं। उन्होंने कैदियों को मौत की सजा देने के लिए एक इलेक्ट्रिक चेयर भी बनाई जो कि हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करती थी। इसी इलेक्ट्रिक चेयर का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक कैदी को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट के शॉक दिए जिससे वह तड़प तड़प कर काफी दर्दनाक मौत मरा। एडिसन की इन हरकतों ने लोगों को अल्टरनेटिंग करंट और टेस्ला से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया था। मगर वर्ष 1893 में आयोजित हुए अमेरिकन वर्ल्ड फेयर में लाइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी को मिला। टेस्ला के लिए अल्टरनेटिंग करंट को लेकर फैल रही अफवाहों को रोकने का ये एक सही मौका था। इस इवेंट में टेस्ला ने हजारों लाइट बल्ब्स का यूज करते हुए एक शानदार लाइटिंग शो का प्रदर्शन किया जिससे सभी लोग काफी हैरान थे। टेस्ला ने अपने इस प्रोजेक्ट में अल्टरनेटिंग करंट का यूज किया था। इस कोलंबियन एक्सपोजिशन को देखकर एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स भी काफी एक्साइटेड थे और अल्टरनेटिंग करंट को लेकर उनकी और एडिसन की सोच में काफी अंतर आ चुका था। दोस्तों इसके बाद वह घटना हुई जिसने इस युद्ध की हार और जीत को निश्चित कर दिया। अमेरिकन वर्ल्ड फेयर के कुछ महीनों के बाद ही नियाग्रा फॉल पावर कंपनी ने हर रोज गिर रहे लाखों क्यूबिक मीटर पानी की इस हाइड्रोलिक पावर को हार्नेस करने के बारे में सोचा और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने की कल्पना की। इसके लिए आइडिया प्रपोज करने के लिए उन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से मदद मांगी जिससे एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी और वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी में इस प्रोजेक्ट को हथियाने की होड़ सी लग गई थी। इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एडिसन ने अपने बोर्ड मेंबर से मीटिंग की और अपने द्वारा डिजाइन किए गए डीसी बेस्ड पावर हाउस सिस्टम को दिखाया। लेकिन बोर्ड मेंबर्स एडिसन के जिद्दीपन और अल्टरनेटिव करंट के प्रति उनके नकारात्मक रवैये के कारण तंग आ चुके थे और आखिरकार उन्होंने एडिसन को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया और अब एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम बदलकर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी रख दिया गया था। दोस्तों अमेरिकन वर्ल्ड फेयर में टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी के साथ और खासकर अल्टरनेटिव करंट के साथ जो कारनामे करके दिखाए थे उससे सभी लोगों को लग रहा था कि नियाग्रा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी टेस्ला के हाथों में ही सौंपी जाएगी और ऐसा ही हुआ। वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी को ही इस प्रोजेक्ट को वास्तविक रूप देने का काम मिला और टेस्ला भी अपने काम में पूरी तरह से जुट गए। उन्होंने अपने अल्टरनेटिव करंट सिस्टम के आधार पर ही उस पावर हाउस को डिजाइन किया था और 1895 में उन्होंने नियाग्रा फॉल्स कमेटी की कल्पना को हकीकत में बदल दिया और नियाग्रा फॉल की उस अथाह ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करने में कामयाब हो गए जिससे अल्टरनेटिंग करंट के जरिए इलेक्ट्रिक पावर को हजारों मील दूर पहुंचाना काफी आसान और सुरक्षित था। और अब टेस्ला एक तरफा ही इस युद्ध को जीत चुके थे। वही 1000 से भी ज्यादा इन्वेंशंस के पेटेंट को अपने नाम करने के बावजूद एडिसन जानते थे कि वे इस युद्ध को बुरे तरीके से हार चुके हैं। दोस्तों इस करंट वार के चलते जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनियों के बीच कई कानूनी विवाद भी जारी थे जिसके चलते अब दोनों कंपनियां और ज्यादा खर्च कर पाने में सक्षम नहीं थी। खासकर वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी थी और अब वे टेस्ला की मिलियंस ऑफ डॉलर की रॉयल्टी और लाइसेंसिंग फीस देने में भी सक्षम नहीं थे जिसके चलते टेस्ला ने बड़ा दिल दिखाते हुए वेस्टिंगहाउस कंपनी से हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और अपनी फीस लेने से मना कर दिया। टेस्ला के इस फैसले ने कंपनी को तो बचा लिया लेकिन आगे चलकर उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ा। दोस्तों एक हम्बल बैकग्राउंड से आने के कारण टेस्ला ने कभी भी पैसों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जिसके कारण उनके साथियों ने ही उनका फ़ायदा उठाया और उनके कई पेटेंट्स को अपने नाम कर लिया। लेकिन फिर भी टेस्ला अपने काम पर जुटे रहे। उन्होंने कई फ्यूचरिस्टिक मशीन्स और डिवाइस को बनाने की कल्पना की थी जो कि आज की टेक्नोलॉजी से भी आगे की सोच के थे, मगर पैसों की कमी के चलते अब उनके काम में रुकावट आ रही थी और वे अपनी सारी सेविंग भी अपनी रिसर्च में खर्च कर चुके थे। जानकारों का मानना है कि उस समय वो एक मानसिक बीमारी OCD से जूझ रहे थे और आखिरकार 7 जनवरी 1943 को वह न्यूयॉर्क के एक होटल में मृत पाए गए और उनके ऊपर कई होटल्स के बिल पे ना कर पाने के आरोप भी लगाए गए। मगर दोस्तों हम सब जानते हैं कि टेस्ला जो हमें देकर गए हैं उनका बिल तो हम चाहकर भी चुका नहीं सकते। तो आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।